हम टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बातें करेंगे। मैंने मोर देन 150 क्वेश्चन इस टॉपिक पे अपलोड करा है, बट एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो सभी बच्चों का डाउट्स होता है कि टाइम एंड वर्क में यूनिट क्यों अज्यूम करते हैं और कैसे अज्यूम कर लेते हैं। कभी कभी मैं 240 यूनिट अज्यूम कर लेता हूँ टाइम के मल्टीपल में, वो क्यों होता है और कैसे होता है, ये क्लियर है। और क्यों ये मेथड लिटिल बिट मॉडिफिकेशन के बाद जो हम नॉर्मल अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और फिर देखेंगे कि हम इसका क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट लर्न करते हो ना और वो क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो यूजलेस है, ये क्लियर है। और लास्ट, जितने भी एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं उसमें आप ये कोशिश करो कि आपको फॉर्मूला कम से कम याद रखना पड़े, ये क्लियर है। कोई भी जो एग्जाम क्लियर करता है ना वो फॉर्मूला रट के नहीं कर सकता, ये क्लियर है, क्योंकि आजकल सारे डायनेमिक्स हो गए हैं। टीसीएस इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर जॉब के लिए जाते हैं, वहां पे भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो हो सकता है अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो और वो क्वेश्चन आपको जो टीसीएस के एग्जाम में आया था वो आपके लिए पूछ दिया जाता हो, ये क्लियर है। तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ये क्लियर है। वो रटने वाला काम तो क्या, सो दैट आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हो, सीए फाउंडेशन का कोर्स कर रहे हो, जीमेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, इवन तो कैट जैट में भी इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, सिंपल वे में, सबसे सिंपल वे में, रादर मुझे ये कहना चाहिए सबसे सिंपल वे में इस तरह के टॉपिक के क्वेश्चन के डील करने का क्या तरीका है वो आज हम लर्न करेंगे, ये क्लियर है। स्टार्ट करेंगे बेसिक मेथड से, स्टार्ट करेंगे बेसिक अप्रोच से, कैसे उसमें लिटिल बिट मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन में जो टाइम होता है ना वो कितना कम हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से। मान लो मैं ये कहता हूं कि ए किसी काम को 10 डेज में करता है, बी सेम काम को 15 डेज में करता है, और लेट से सी सेम काम को 20 डेज में करता है। तो आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप कैसे सॉल्व करते आए हो अभी तक? आप ये सोचते हो कि सिंपली अगर ए 10 डेज में किसी काम को कर रहा है तो ए की पर डे की एफिशिएंसी कितनी होगी, वो हो जाएगी बच्चों सिंपली 1/10। बी अगर 15 डेज में करता है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/15, और सी 20 डेज में करता है तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/20। यहां पे मैं आपसे पूछूं कि आपने टोटल वर्क को कितना अज्यूम किया है, तो टोटल वर्क का वैल्यू कितना है बच्चों, यहां पे आपने अज्यूम किया है 1। अगर टोटल वर्क 1 है तभी तो अगर ए टोटल 10 डेज ले रहा है तो एक दिन वो कितना काम करेगा 1/10 पार्ट। अगर बी 15 डेज ले रहा है तो कितना काम करेगा 1/15, और सी कितना काम करेगा 1/20। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन है 1 यूनिट। नाउ अगर आप ए प्लस बी प्लस सी का टाइम निकालना चाहोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, इन तीनों का कंबाइंड इफिशियंसी निकालोगे, कंबाइंड वर्क डन निकालोगे एक दिन का। तो आप क्या लिखोगे 1/10 प्लस 1/15 और प्लस क्या लिखोगे 1/20। उसके बाद क्या लोगे बच्चे, एलसीएम लोगे। तो लेट से एलसीएम है 60, यहाँ से आएगा 10 से 6, ये आएगा 4 और ये आएगा बच्चों 3। तो यहाँ पे आप लिखोगे 13/60। तो ये मिला आपको कंबाइंडली ए बी और सी का पर डे का एफिशिएंसी। तो मैं पूछूं टाइम कितना लगेगा, तो टाइम क्या लिखोगे, टोटल वर्क डन आपने कितना माना था 1, और इन तीनों का पर डे का एफिशिएंसी कितना था बच्चों, तो लिखते हो आप 13/60। तो यहां से ये वैल्यू आएगा 60/13, और यही क्या होगा टोटल लगने वाला टाइम। हमने लास्ट में एलसीएम लिया है, हाँ या ना, जब हम पर डे का एफिशिएंसी निकाल रहे थे। तो अगर मैं इसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, जैसे टोटल वर्क डन हमने यहाँ पे 1 यूनिट लिया था, अगर मैं शुरू में ही बोलूं कि बच्चों अज्यूम कर लो कि टोटल वर्क डन है 60 यूनिट, ये क्लियर है। तो उससे क्या होगा, हमें ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू लिखना है ना वो लिखने से हम बच जाएंगे। जैसे मैं बोलता हूं कि टोटल वर्क डन है 60 यूनिट, तो अगर ए 10 डेज में 16 यूनिट का काम कर रहा है बच्चों, तो ए पर डे कितना काम करेगा, वो सिंपली 60/10, दैट इंप्लाई आप बोलोगे 6 यूनिट काम करेगा। अगर मैं बी के पर डे के एफिशिएंसी की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा 60/15। तो यहां से कितना आएगा बच्चों 4 यूनिट आएगा। और यहाँ पे अगर मैं सी की बात करूं तो सी की पर डे की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बच्चे 60/20। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 यूनिट। अगर ये तीनों मिलके काम करेंगे ए बी और सी साथ में, तो टोटल एक दिन का काम कितना होगा,
यहाँ से 6, यहाँ से 4 और यहाँ से 3, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 13 यूनिट। टोटल वर्क डन कितना आपने एज्यूम किया था 60 यूनिट, और पर डे कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 13, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, ये टाइम लगेगा बच्चों 60/13। ये क्लियर है। अब देखो इन दोनों मेथड्स में बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं है, ये क्लियर है। अगर हमें एलसीएम लेना ही है एट द एंड, तो अपन क्या करते हैं, शुरू में ही जो टाइम 1 यूनिट था हम उसको चेंज करके 60 यूनिट कर देते हैं। उससे हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन इन्वॉल्वमेंट बच जाएगा। ये क्लियर है। इस मेथड में और इस मेथड में एक ड्रास्टिक डिफरेंस है, आपको फ्रैक्शन लिखने से बच जाओगे। लास्ट में कोई टीचर बता देते हैं कि जो ये पर डे की एफिशिएंसी है उसको जस्ट रिवर्स कर लो, ये क्लियर है। तो आपको पता होगा कि रियल टर्म्स में क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है। तो आपका सिंपल अप्रोच क्या होगा, जो भी आपका टाइम गिवन है, जैसे यहाँ पे 10 था, फिर 15 था और फिर 20 था, तो इन सभी के एलसीएम के टर्म्स में आप एक टोटल वर्क डन को अज्यूम कर लोगे। ये क्लियर है। यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिला है जब मैंने एक टाइम एंड वर्क के वीडियो सोल्यूशन अपलोड करे थे। अगर मैं इसी वर्क यूनिट को लेट से अगर मैंने 120 यूनिट अज्यूम कर लिया, तो क्या आंसर में कोई चेंजेज होगा, तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। देखो यहां पे फ्रैक्शन को अवॉइड करना है, तो फ्रैक्शन अवॉइड कैसा होगा, जब आप ऐसा वर्क यूनिट अज्यूम करोगे जो 10, 15 और 20 से इजीली डिविजिबल हो। तो मैंडेटरी नहीं है कि वो एलसीएम ही हो, ये क्लियर है। या तो एलसीएम हो, नहीं तो एक ऐसा नंबर जो इन सभी से इजीली डिवाइड हो रहा हो। तो अगर मुझे 10, 15 और 20 को देखकर 60 एलसीएम दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को सिंपली 120 चमक रहा है, तो मैंने टोटल यूनिट अज्यूम कर लिया बच्चों कि टोटल यूनिट मेरा कितना है वर्क डन, वो है 120 यूनिट। ये क्लियर है। 120 यूनिट टोटल वर्क यूनिट है। तो अगर एक किसी काम को 10 डेज में करता है और टोटल वर्क यूनिट है 120 यूनिट, जैसे मान लो 120 बिस्किट खाना है और 10 डेज में 120 बिस्किट खाता है ए, तो पर डे कितना बिस्किट खाएगा, वो 12 यूनिट बिस्किट खाएगा। ये क्लियर है। अगर बी 15 डेज में 120 यूनिट बिस्किट खाता है, तो बी पर डे कितना बिस्किट खाएगा, वो सिंपली 8 बिस्किट खाएगा। ये क्लियर है। और अगर मैं बात करूं सी की, जो 20 डेज में 120 यूनिट बिस्किट खाता है, तो पर डे कितना खाएगा, सिंपली 6 यूनिट खाएगा। अगर ए बी और सी एक साथ मिलकर बिस्किट खाना शुरू कर दिए, तो कितना बिस्किट खाएंगे पर डे, सिंपली 12 और 8 20 और 6, तो 26 यूनिट बिस्किट एक दिन में खा जाएंगे। तो टोटल टाइम कितना लगेगा यहाँ से, ये टाइम सिंपली लगेगा 120 यूनिट बिस्किट था और पर डे खा रहे हैं 26 यूनिट। ये क्लियर है। पर डे, तो यहाँ से यूनिट कैंसिल, और 2 से ये 13 और ये 2 से 16। तो बच्चों यहां से भी जो मिलने वाला टाइम है वो कितना आएगा, 60/13 डेज। ये क्लियर है। तो या तो आप वर्क को 1 यूनिट अज्यूम कर लो, नहीं तो वर्क को एलसीएम, फर्स्ट एलसीएम के टर्म्स में अज्यूम करो, और नहीं तो टोटल वर्क डन को एलसीएम के मल्टीपल के टर्म्स में अज्यूम कर लो। उस केस में भी आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। ये क्लियर है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट बेसिक समझ में आ गया होगा। देखो अभी तक हमने क्या देखा, जहां पे हम वर्क को कितना अज्यूम करते थे, या तो 1 यूनिट अज्यूम करते थे, और नहीं तो वर्क को अज्यूम करते थे टाइम के एलसीएम के टर्म्स में। जो भी आपको टाइम गिवन है उसका एलसीएम लो, नहीं तो एलसीएम के मल्टीपल्स में। ये क्लियर है। और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। ऐसा क्यों करते थे, फ्रैक्शनल कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए। नाउ अब देखो एक पर्टिकुलर सिचुएशन होगा जहां पे टाइम है वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे मान लो ए किसी काम को 5 डेज में करता है, बी उसी काम को 7 डेज में करता है, और लेट से सी उसी काम को मैं बोलता हूँ 9 डेज में करता है, और आपसे पूछ रहा है कि कंबाइंडली ये कितना करेंगे। देखो ये सिंपल क्वेश्चन मैं इसलिए पिक कर रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो, कॉन्सेप्ट को कैसे चेंज करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट कब यूज करना है, ये आप डिसाइड कर पाओ। ये क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करेंगे तो इस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर आप नॉर्मल मेथड से काम करोगे तो ए का एफिशिएंसी क्या निकालोगे बच्चे, 1/5, ये 1/7 और ये 1/9।
9। करेक्ट है। ये सारे नंबर प्राइम नंबर है, 5, 7 और 9। अगर इनका एलसीएम भी लोगे बच्चे तो ये वैल्यू आएगा 5 इंटू 7 इंटू 9, जो अपने आप में ये भी एक लार्ज नंबर है। ये क्लियर है। तो इस केस में भी आपका वर्क कॉम्प्लिकेटेड है। आप सिंपली क्या करोगे, सबसे पहले 1/5 लोगे, फिर 1/7 लोगे, फिर 1/9 लोगे। करेक्ट है। फिर एलसीएम लोगे तो इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 7 इंटू 9, प्लस लिखोगे 7 इंटू 9, प्लस लिखोगे बच्चे 5 इंटू 9, एंड प्लस लिखोगे 7 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई ये। देखो, इन सभी से बचने के लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज मेथड। ये क्लियर है। अगर कोई भी काम कंप्लीट हो रहा है तो उसको बोल सकते हैं कि वो काम 100% हो रहा है। ये क्लियर है। जो कोई भी एक वर्क होगा, जैसे मान लो 1 पैकेट ओरियो बिस्किट्स खाना है, तो आप क्या लिखोगे, सारे बिस्किट को कंज्यूम करना भी एक काम है, एक वर्क है। तो अगर कोई भी काम 100% कंप्लीट हो रहा है तो उसको हम सिंपली परसेंटेज के टर्म्स में 100% बोल सकते हैं। अगर ए किसी काम को 5 डेज में करता है, दैट इम्प्लाई वो 100% काम कर रहा है, तो पर डे वो कितना काम करेगा, सिंपली 20%। ये क्लियर है। यहां से जो वैल्यू है ना, उसको हम रेशियो से परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। अगर मैं सिमिलरली बोलूं कि बी 7 डेज में काम करता है 100% वर्क, तो पर डे कितना काम करेगा, वो करेगा 14.28%। अब यहाँ पे डाउट हो रहा हो कि मैंने 14.28% कैसे लिख दिया। तो मैंने परसेंटेज इक्विवेलेंट और परसेंटेज को कैसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं और वाइसा वर्सा, उसका वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं आई बटन में देता हूँ, आप जाके एक बार देखो। ये क्लियर है। आपको इजीली पता चल जाएगा कि स्टेटा में आप भी कैसे लिख सकते हो। अगर सी 9 डेज में किसी काम को करता है 100% वर्क डन, तो पर डे कितना काम करेगा बच्चों, वो करेगा 11.11%। अगर आप कैट जैट एसएससी इस तरह के एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको 1 से लेकर 30 का जो परसेंटेज इक्विवेलेंट है वो याद होना चाहिए। ये क्लियर है। अगर मैं लिखता हूँ कि 1/15 कितना होगा, तो आपको क्विकली कन्वर्ट करना आना चाहिए कि कैसे लिखते हैं इसको। सिंपली हम लिख सकते हैं 1/3 और 5 को लिख सकते हैं 20%, तो सिंपली 20/3% होगा। ये क्लियर है। तो इस तरह से कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। अगर ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो इनके 1 डे का वर्क कितना होगा, सिंपली आप लिख सकते हो बच्चों, इन सभी का सम। तो 20 और 14, 34 और 11, तो ये हो जाएगा 45। और डेसिमल के बाद कौन सा वैल्यू है, 28 और 11, तो ये हो जाएगा 39%। इसको रफली आप इक्वल बोल सकते हो 45.40%। अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम क्या लिखोगे, सिंपली आप लिखोगे 100% एंड डिवाइडेड बाई पर डे कितना काम हो रहा था, 45.40%। ठीक है। परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा तो यही आपको वैल्यू मिलेगा, 100 डिवाइडेड बाई 45.40। ये क्लियर है। अब कहीं पे ऑप्शन रहता है तो यहाँ पे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर है। आपको आइडिया मिल जाएगा कि 2 पॉइंट समथिंग डेज लगेगा। तो कौन सा मेथड आपको अडॉप्ट करना है, किस मेथड को यूज करना है, वो डिपेंड करता है आपके आईक्यू लेवल पे, कि क्वेश्चन को आप किस तरह से प्रोसीड करना चाहते हैं, और दूसरा कि क्वेश्चन में कैसा नंबर गिवन है। यहाँ पे हमने परसेंटेज को क्यों अप्रोच किया, इसलिए कि ये सारे प्राइम नंबर्स गिवन है। करेक्ट है। तो ये है क्वेश्चन को अप्रोच करने के 3 मेथड्स। या तो यूनिटरी मेथड ले लो 1, नहीं तो एलसीएम ले लो, और नहीं तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। ये क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे। अभी तो हमने कॉन्सेप्ट का फर्स्ट स्टेज देखा है, और भी एक जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसको लर्न करेंगे। लेकिन अब एक क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इसके बेसिस पे उस क्वेश्चन को सिर्फ नंबर्स लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे 2 men कैन बिल्ड ए वॉल इन 15 एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली, बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स per hour and build a wall in 12 hours. Find the number of bricks in the wall. क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी 2 आदमी है, तो मान लो M1 है और M2 है, जो अकेले इंडिविजुअली वॉल को कितनी देर में कंस्ट्रक्ट करता है। एक टाइम लेता है 15 आवर्स का और दूसरा टाइम लेता है 20 आवर्स का। करेक्ट है। तो आप सिंपली वर्क डन कितना अज्यूम करोगे, सिंपल सा सोचो। मैं अज्यूम करूंगा सिंपली, लेट से 60 यूनिट है हमारा वर्क डन। क्लियर है। तो M1 की एफिशिएंसी कितनी आएगी, सिंपली नंबर्स के टर्म में, सिंपली 4 यूनिट। M2 की एफिशिएंसी कितनी आएगी बच्चों, वो आएगी 3 यूनिट। ये क्लियर है। नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
कि इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स। अगर M1 और M2 दोनों काम करता तो कह रहा है ये कितना यूज करता, -280 लेस ब्रिक्स। ठीक है, इतना कम यूज करते, और वॉल को कितनी देर में बनाते, 12 आवर्स में। तो ध्यान से सोचो, ये 12 आवर्स में कितना काम कर रहे हैं, अभी भी तो ये वॉल ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं M1 और M2 की कंबाइंड एफिशिएंसी की बात करूं तो ओरिजिनल एफिशिएंसी कितना होना चाहिए था, वो होना चाहिए 4 + 3 7 यूनिट। लेकिन जब ये लेस ब्रिक्स का यूज करते हैं, मतलब स्लो काम करते हैं, तब इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, वो सिंपली हो जाएगी 60/12, दैट इंप्लाई 5 यूनिट। अगर वो लेस ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि स्लो काम कर रहे हैं। तो नॉर्मल इफिशियंसी से वो काम करते 7, रिड्यूस्ड इफिशियंसी से, कम इफिशियंसी से काम करते तो कितना करते 5। तो यहाँ पे कितने की कमी है, 2 यूनिट की कमी है। यही 2 यूनिट किसके इक्वल होगा, लेस ब्रिक्स के। तो मैं बोलता हूँ कि 2 यूनिट का वैल्यू अगर बच्चों 280 ब्रिक्स है, तो आपको निकालना था कितना, 60 यूनिट। टोटल वर्क डन आपने 60 यूनिट एज्यूम किया, तो 2 में 30 से मल्टीप्लाई करो तो 60 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे भी आप किससे मल्टीप्लाई करो, 30 से, तो टोटल ये ब्रिक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8400, एज सिंपल एज दैट। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो अगर आपको यूनिट मेथड जो एलसीएम के टर्म्स में अज्यूम करते हैं उसको यूज करना आता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी विदाउट फ्रैक्शन के टर्म्स में स्टेट अप सिंपली, मैंने क्या लिखा है 60 4 3 7 5 नंबर्स लिखकर सॉल्व कर सकते हो, ये क्लियर है। नहीं तो फिर आप फ्रैक्शन में जाओगे, वो आप खुद करके देख लेना कितना कॉम्प्लेक्स है। और यूं कह लो कि कॉम्प्लेक्स अगर नहीं भी है तो वो इजी सा फील नहीं होता है, क्लियर है। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपका साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जो यहाँ से आपको जरूर मिलेगा, ये क्लियर है। जो नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो है मैन डेज कॉन्सेप्ट। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, डेली लाइफ एग्जाम्पल, ये क्लियर है। मान लो आपका होम है और आपके होम को व्हाइट वॉश कराना है, ये क्लियर है। और आपने 3 मेन को इस काम को करने के लिए हायर किया, डिप्लॉय किया है, और ये 3 मेन 5 डेज में आपके घर का व्हाइट वॉश कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि टोटल मेन कितना चाहिए इसको काम को कंप्लीट करने के लिए, तो आप क्या बोलोगे। फर्स्ट डे 3 मेन काम करेंगे, अगेन नेक्स्ट डे 3 मेन काम करेंगे, और फिर से 3 मेन काम करेंगे। तो ये टोटल कितने दिनों के लिए काम कर रहे हैं बच्चों, 5 डेज के लिए। तो यहां से 3 अगेन फिर से सेकेंड डे भी क्या करेंगे, 3 लोग होंगे, यही लोग होंगे। अगर मैं थर्ड डे की बात करूं तो फिर से यही लोग काम करेंगे 3, फोर्थ डे में भी 3, ये क्लियर है। और फिफ्थ डे में भी क्या करेंगे, 3 काम करेंगे। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, सिंपली हम बोल सकते हैं 5 × 3, दैट इम्प्लाई 15 मैन डेज चाहिए। आई होप इतना समझ में आ गया आपको। मतलब इस घर की व्हाइट वॉश करने के लिए हमें 15 आदमी के बराबर काम चाहिए। या तो वो 3-3 करके 5 दिनों में कर ले, या 15 मिलकर एक दिन में कर ले, एक करेक्ट है। तो हमें 15 मिन के काम के बराबर वर्क चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नाउ क्वेश्चन में क्या रहता है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है कि जब मान लो सेम काम को करने के लिए अब 1 मेन और साथ में 2 चाइल्ड आ गया है, ये क्लियर है। और अभी भी ये 5 डेज ले रहे हैं इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो उस केस में आपसे पूछूं कि टोटल वर्क डन कितना होगा बच्चों, तो आप क्या बोलोगे। ये मान लो मेन है और छोटे छोटे ये 2 चाइल्ड है, ये क्लियर है। तो फर्स्ट डे कितना लोग काम करेंगे, 1 मैन और साथ में ये 2 चाइल्ड। सेकेंड डे कितना काम होगा, फिर से ये बड़ा आदमी आएगा, ये क्लियर है, और साथ में 2 छोटे छोटे चाइल्ड आएंगे काम को कंप्लीट करने के लिए। तो यहां से 1 मैन और साथ में 2 चाइल्ड। तो ये प्रोसेस कितने दिनों तक कंप्लीट होगा, ये प्रोसेस चलेगा 5 डेज तक। तो मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने मेन चाहिए थे इस काम को करने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, सिंपली 5 चाहिए मेन। तो अब ये वर्क डन कैसे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है बच्चों, यहाँ पे टोटल चाहिए हमें 5 मेन और 10 चाइल्ड इस काम को कंप्लीट करने के लिए, करेक्ट है। तो या तो आप 1 मेन और 2 चाइल्ड से 5 डेज तक काम कंप्लीट कराइए, और नहीं तो 5 मेन और 10 चाइल्ड को एक ही दिन में डिप्लॉय कर दीजिए, लगा दीजिए काम करने के लिए, वो एक दिन में आपका सारा काम कंप्लीट कर देंगे, ये क्लियर है।
तो दिस इज कॉल्ड मैन डेज कॉन्सेप्ट कि टोटल कितना आदमी चाहिए वर्कफोर्स को कंप्लीट करने के लिए। ये क्लियर है? अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो सिंपली हम क्वेश्चन को देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। ये क्लियर है? यहाँ पे हमारा फंडा क्या होता है, फर्स्ट केस में जैसे यहाँ पे था टोटल 15 मैन चाहिए था, और सेकंड केस में क्या है 5 मेन और 10 चाइल्ड है। तो दोनों तो सेम काम कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों की एफिशिएंसी को इक्वेट कर देंगे। इससे क्या होगा, मैन और चाइल्ड का रिलेशन हमें मिल जाएगा। करेक्ट है? तो देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन, सो दैट आपको इस तरह के क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ जैसे एक क्वेश्चन गिवन है कि 4 मेन एंड 6 वुमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। फर्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि 4 मेन है और साथ में क्या है 6 वुमेन है, और ये कितने दिन में इस काम को करते हैं बच्चों, 8 डेज में। तो मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने मेन चाहिए, जो अभी आपने स्टडी करा है, तो आप क्या बोलोगे कि 8 इंटू 4 32 मेन तो हमको चाहिए चाहिए, और साथ में क्या चाहिए 8 इंटू 6 48 वुमेन भी चाहिए इस काम को कंप्लीट करने के लिए। टोटल इतने लोगों का काम चाहिए मुझे। ये क्लियर है? और वो या तो 8 दिन में काम करे इस कॉम्बिनेशन से, या टोटल इतने लोग आ जाए एक ही दिन। ये करेक्ट है। सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि अगर वाइल 3 मेन एंड 7 वुमेन कैन कंप्लीट इट इन 10 डेज, तो अगर 3 मेन है बच्चों और साथ में 7 वुमेन है, तो इस काम को वो कितने दिन में करते हैं, वो करते हैं 10 डेज में। तो मैं पूछ रहा हूँ कि टोटल वर्क फोर्स कितना चाहिए, तो आप 3 मेन करके कितने दिन तक काम कराओगे, 10 डेज तक। तो टोटल कितने मेन चाहिए, वो चाहिए 30 मेन, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, और साथ में कितने वुमेन चाहिए, तो 10 इंटू 7, तो वो आ जाएगा बच्चों सिंपली 70 वुमेन। बैक टू बेसिक्स, मैंने क्या बताया था, कितने लोग एम्प्लॉय हैं उसका काम निकालो। तो फर्स्ट केस में कितना एम्प्लॉय था बच्चों, 32 मेन और 48 वुमेन, और सेकंड केस में कितना है 30 मेन और 70 वुमेन। ये दोनों सेम वर्क कर रहे थे। इस दोनों सेट ऑफ वर्कर्स के लिए दोनों काम क्या था, वो सेम काम था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों की इफिशियंसी, जो जितना काम किया वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं 32 मेन प्लस 48 वुमेन इज इक्वल टू 30 मेन एंड प्लस लिख सकते हैं 70 वुमेन। इससे हमें क्या होगा, मेन और वुमेन के इफिशियंसी का, काम करने का जो रेट है वो मिल जाएगा। तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, तो आप क्या लिखोगे 2 मेन, और यहां से आप 48 वुमेन को राइट हैंड साइड में ले लो, तो वो कितना मिलेगा बच्चों, सिंपली 22 वुमेन मिलेगा। करेक्ट है? तो यहां से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 11। तो यहां से 1 मैन की एफिशिएंसी किसके इक्वल होगा, 11 वुमेन के। करेक्ट है? आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 10 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप किसी भी एक वर्क फोर्स के कॉम्बिनेशन को पिक कर लो। जैसे मान लो मैंने सेकंड वाले को पिक किया, तो यहाँ पे था कि 3 मेन चाहिए था और साथ में 7 वुमेन चाहिए था। कितने दिनों के लिए बच्चे, 10 डेज में कंप्लीट करते थे ये वर्क को। तो अगर मैं सिर्फ वुमन के टर्म्स में सोचूं कि कितने वुमेन ने इस काम को कंप्लीट किया, तो हमें पता है कि 1 वुमेन किसके इक्वल है, 11 वुमेन के। तो 3 मेन किसके इक्वल हो जाएगा, वो जाएगा सिंपली 11 इंटू 3, 33 वुमेन के। तो इसको अगर मैं सिंपली वुमेन के टर्म्स में कन्वर्ट करूं, तो ये मिल जाएगा हमको 33 वुमेन, और साथ में मिल जाएगा ये 7 वुमेन। दैट इम्प्लाई 40 वुमेन इस काम को कितने दिन में करते थे बच्चों, 10 डेज में। करेक्ट है? अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 10 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 10 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे, नॉर्मली सिंपल सा तरीके से सोचो, अगर 4 आदमी मिलकर किसी काम को एक दिन में करते हैं, तो एक आदमी उसके काम को कितने दिन में करेगा, सिंपली 16 दिन में करेगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने वर्क फोर्स को 1/4 कर दिया है। ये क्लियर है? 40 में 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 10 आएगा। तो आपको टोटल टाइम में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिवर्स से, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इम्प्लाई 40 डेज आएगा। ये क्लियर है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर 40 वुमेन किसी काम को अगर आप लेट से 10 डेज में करते हैं, तो टोटल वुमेन डेज कितना चाहिए, 40 इंटू 10 वुमेन डेज। अब बाद में आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितने वुमेन है, 10 वुमेन है। तो मान लो आपको एक्स डेज चाहिए, तो यहाँ से 10 से ये सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स। तो टोटल डेज कितना आएगा, 10 इंटू 4, दैट इम्प्लाई 14। लेकिन हम लॉजिकली बोलते हैं कि हमने वर्क फोर्स को क्या कर दिया, 1/4 कर दिया, तो टाइम कितना लगेगा, 4 टाइम्स। सो
इस तरह से मैन डेज वाले कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को डील करते हैं। आप सिंपली इफिशिएंसी को इक्वेट करो सो दैट आपको रिलेशन मिल जाए कि वर्क फोर्स कैसे रिलेटेड है, उसके इफिशिएंसी का क्या रिलेशन है। करेक्ट है। तो ये रहा टाइम एंड वर्क का मैन डेज कॉन्सेप्ट। इसमें अगर क्वेश्चन में पूछता लास्ट में, लेट से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आता, पूछता कि 20 मेन इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो अपन क्या करते, वुमन में हमने यहाँ पे वर्क फोर्स को वुमेन में कन्वर्ट किया था इस स्टेज पे, हम उस केस में मेन में कन्वर्ट करते। हमें रिलेशन पता है कि 11 वुमेन 1 मैन के इक्वल है। तो क्वेश्चन में कैसा रिक्वायरमेंट है वो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा। करेक्ट है। तो आई होप मैंडेज कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ टाइम एंड वर्क में हम लास्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, वो है रेशियो मेथड। देखो प्राइमरली आपको बुक्स में एक फॉर्मूला लिखा हुआ मिलता है M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 और H2 डिवाइडेड बाई क्या है W2। ये फॉर्मूला ठीक है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लियर है। लेकिन जब क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है ना, तो बच्चों को कभी कभी इस फॉर्मूले को यूज करने में प्रॉब्लम होती है। और जब कभी भी लाइफ में फॉर्मूला चाहिए ना, फॉर्मूला एक प्रोसेस का रिजल्ट होता है, ये क्लियर है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जैसे मैथमेटिक्स में अगर लिखता हूं मैं साइन A प्लस बी, अगर इसका वैल्यू साइन A इंटू कॉस बी आ रहा है और प्लस कॉस A इंटू साइन बी आ रहा है, ये क्लियर है। तो अगर हमें ये पता हो कि कैसे हम इस प्रोसेस को करते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट पे कमांड रहेगा ऑलवेज, ये करेक्ट है। तो या तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले का यूज कर लो, और नहीं तो थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का यूज करो। करेक्ट है। और मैं तो यूजुअली हमेशा ये बोलता हूं कि आप अपने कॉमन सेंस का यूज करो। लाइफ में जितना आपकी लर्निंग स्ट्रांग रहेगी उतना ज्यादा आप परफॉर्म कर पाओगे। ये फॉर्मूले बेस्ड अप्रोच तो कभी भी एटलीस्ट एप्टीट्यूड में वर्क नहीं करता है। अगर मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो, अलजेब्रा पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, तो वहां पे ठीक है चलेगा, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। करेक्ट है। लेकिन एप्टीट्यूड में नहीं। रेशियो मेथड क्या कहता है उसको ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 100 कैट 100 माइस को 100 चूहे को कितने दिन में किल करता है, 100 डेज में किल करता है। तो आपसे पूछ रहा कि 4 कैट 4 माइस को कितने दिन में किल करेगा। करेक्ट है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले देखो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ पे वर्क करने वाला कौन सा है, जो टोटल अगर वर्कर्स की बात करूं तो यहाँ पे है कैट्स। ये रहा टोटल डूअर ऑफ द एक्शन, जो इस काम को करेगा। टोटल वर्क कितना है, अगर मैं बोलूँ टोटल वर्क कितना है, तो ये फर्स्ट केस में 100 माइस को 100 चूहे को किल करना था, तो ये टोटल वर्क है। और सेकंड केस में 4 माइस है। और ये है आपका बच्चे टाइम। क्लियर है। आपको निकालना क्या है कि टोटल टाइम कितना लगेगा। तो रेशियो मेथड क्या कहता है कि इसमें से हम किसी भी एक को चेंज करें। जैसे यहाँ पे जो डूअर ऑफ द एक्शन है, जो काम करने वाला था, वो 100 कैट था, बाद में कितना हो गया 4 कैट हो गया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो काम करने वाले ने उसकी संख्या को कम कर रहे हैं, उसके नंबर को कम कर रहे हैं। तो वो टाइम पे क्या इंपैक्ट करेगा, टाइम पे बढ़ाने की कोशिश करेगा। हाँ या ना। अपर एरो मतलब क्या, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि पहले 100 चूहे को किल करना था और अब कितना चूहा किल करना है 4, तो आपका काम कम हो रहा है। तो काम अगर कम होगा तो टाइम कितना लगता है, ऑफ कोर्स टाइम कम होने की टेंडेंसी होगी। तो जब कभी भी एनालिसिस में रेशियो मेथड का यूज करते हो, एनालिसिस करते हो, तो आप सबसे पहले उस फैक्टर से स्टार्ट करो जिसको निकालना है। तो यहाँ पे क्या गिवन था, शुरू में गिवन था 100 डेज। उसके बाद सारे फैक्टर को 1 बाय 1 एनालिसिस करो। पहले यहाँ पे 100 कैट था, अब कितना कैट हो गया 4 कैट हो गया है। तो ये डे पे क्या असर करेगा, आपने काम करने वाले की संख्या को ही कम कर दिया है, तो टाइम तो इंक्रीज होगा। तो टाइम इंक्रीज करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100/4 के फैक्टर से। अगर 100 इंटू 4/100 करेंगे बच्चों, तो हम इसमें एक से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 में, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवरऑल कम जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है कि टाइम बढ़ेगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना है एक से बड़े नंबर से, तो वो कम मिलेगा 100/4 करने पे। तो हमने इसके फैक्टर को कंसीडर कर लिया, इसका जो रोल था उसको हमने कंसीडर कर लिया। अब आते हैं वर्क के रोल पे। पहले कितना वर्क था, 100 माइस को 100 चूहे को किल करना, अब कितना हो गया 4।
तो आपका वर्क क्या हो रहा है, आपका काम घट रहा है, कम हो रहा है। पहले 100 चूहे को मारना था, अब 4 को ही मार रहे हैं, तो काम क्या हो गया, कम हो गया। अगर काम कम होगा तो टाइम पे क्या इम्पैक्ट आएगा, टाइम पे डिक्रीज होगा, कमेगा। तो इस पूरे टाइम को कम करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आपको मैंने बताया है। अगर 100/4 करोगे बच्चे तो ये तो बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे बच्चों, 4/100 करेंगे। और यही जो वैल्यू हमारा आएगा वो क्या आएगा, टोटल टाइम को बताएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। तो 4 से ये 4 कैंसिल आएगा, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी भी हमको कितना टाइम मिल लगेगा, 100 डेज ही लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि 9 men वर्किंग 6 hours a day कैन डू ए वर्क इन 88 days, देन 6 men वर्किंग 6 hours a day कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। तो सबसे पहले कंडीशन को लिखो, यहाँ पे 9 men था, 6 hours a day ये टोटल काम करते हैं, और कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 88 डेज में। सेकेंड केस में क्या हो गया, 6 men हो गया है, अब वो 8 hours a day काम कर रहे हैं, और आपको निकालना है कि डे कितना लगेगा। तो एज सिंपल एज दैट, कुछ भी मत करो, जो आपको निकालना है वहां से स्टार्ट करो। 88 डेज गिवन था शुरू में, आपको डे ही तो निकालना है, तो हमने 88 डेज लिखा। उसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी फैक्टर का इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। पहले हम कितना काम करते थे, 6 घंटे, अब कितना काम कर रहे हैं, 8 आवर्स। तो ज्यादा देर काम कर रहे हैं, तो टाइम में क्या इम्पैक्ट आ गया, तो टाइम कम होना चाहिए, डे कम लगना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो कम कैसे लगेगा, जब किसी भी नंबर में 88 में अगर मैं एक से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूं, लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करूं, तभी तो ये नंबर छोटा होगा। जैसे अगर मैं 10 में 1/7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है। तो हमें डे को कम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे बच्चों 6/8, यहाँ पे 6 आवर्स और 8 आवर्स। करेक्ट है। तो हमने इस वाले फैक्टर को कंसीडर कर लिया। अब पहले कितने लोग काम करते थे, 9 मेन थे, अब कितना हो गया है, 6 हो गया है। तो हम आदमी की संख्या को कम कर रहे हैं, तो वो डे पे क्या इंपैक्ट करेगा, डे को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो कोई भी संख्या बढ़ता कब है, कोई भी नंबर इंक्रीज कब होता है, जब उसमें एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। तो आप सिंपली क्या लिखोगे बच्चे, 9 बाई क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है। ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 8 से ये क्या हो जाएगा, 11। तो टोटल हमें कितना, मैन से मैन कैंसिल था, तो टोटल कितना डेज लगेगा, 99 डेज लगेगा, एज सिंपल एज दैट। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप टाइम एंड वर्क के सिंपल से कॉन्सेप्ट में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ये क्लियर है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, और फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करो, जो गिवन नंबर फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, एंड आपको फॉर्मूला फ्री कॉन्सेप्ट समझने को और सीखने को मिला है, ये क्लियर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।